तो पिछले लेक्चर में अपन ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात की थी, अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात की थी अपन ने। जैसे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं वो देखा था, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं वो देखा था। फिर उसके बाद अपन ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में देखा था, आईयूडीज के बारे में देखा था, इंजेक्शंस के बारे में देखा था। फिर उसके बाद अपन ने सर्जिकल मेथड के बारे में देखा था। मेल में जो सर्जिकल मेथड होती है उसे वासेक्टोमी कहते हैं, और फीमेल्स में जो सर्जिकल मेथड होती है उसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। सो ये अपन ने पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ लिया है। अब इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सुटेबल होता है किस कपल के लिए, किस कपल के लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सुटेबल कहलाएगा। सो इसे अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बट इसे पढ़ने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखना है तुम लोगों को? यहाँ पे ये याद रखना है कि रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव का फॉर अ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर कोई सोचता है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं कर पा रहा है तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी नहीं रह पाएगा। सो इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहना चाहता है सो देयर इज नो नीड ऑफ रेगुलर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। अगर वो कॉन्ट्रासेप्शन नहीं भी यूज करता है तो भी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सकता है, और अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करता है तो भी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सकता है। ठीक है। सो अब अपन देखेंगे कि सुटेबल कॉन्ट्रासेप्शन क्या हो सकता है अलग अलग कपल्स के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा कपल जो बहुत ज्यादा टाइम तक के प्रेगनेंसीज अवॉइड करना चाहते हैं, जो बहुत टाइम तक के नहीं चाहते कि उन्हें कोई बेबी वगैरह हो या प्रेगनेंसीज ना हो, सो उन लोगों के लिए आईयूडी सबसे बेस्ट है। आईयूडी अपन ने पढ़ा था इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। डॉक्टर्स क्या करेंगे, कुछ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लगा देंगे, जैसे कॉपर टी लगा देंगे या CU7 लगा देंगे फीमेल्स के अंदर। और इससे क्या किया जा सकता है, तो इससे बहुत ज्यादा टाइम तक के अपन लोग क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसीज प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगर कोई कपल चाहता है कि शॉर्ट टाइम तक के अगर उसे प्रेगनेंसी अवॉइड करना है, बहुत कम टाइम के लिए अगर प्रेगनेंसी अवॉइड करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। पिल्स वगैरह अपन ले सकते हैं कि हाँ भाई एक महीने के लिए अवॉइड करना है प्रेगनेंसी, सो पिल्स आर द बेस्ट ऑप्शन। अगर कुछ ज्यादा टाइम के लिए 5-6 महीने के लिए अवॉइड करना है देन आईयूडीज आर द बेस्ट ऑप्शन। और अगर किसी कपल को 1 या 2 टाइम सिर्फ कॉइटस करना है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है और सिर्फ उसी के लिए बस उनको अवॉइड करना है प्रेगनेंसी, सो फॉर देम बैरियर्स आर द बेस्ट मेथड। सो अलग अलग कपल्स के लिए अलग अलग सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो सकती है। जो ज्यादा टाइम के लिए अगर प्रेगनेंसीज अवॉइड करना चाहते हैं तो आईयूडी इज द बेस्ट मेथड। जो थोड़ा कम टाइम के लिए प्रेगनेंसीज को अवॉइड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए पिल्स बहुत बेस्ट मेथड है। और जो सिर्फ 1 बार या 2 बार क्वाइटस करते हैं और उन्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, सो बैरियर्स आर द बेस्ट मेथड फॉर देम। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि क्या कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या प्रोज होते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या कॉन्स होते हैं। अभी प्रोज और कॉन्स क्या है, तो प्रोज को बोला जाता है एडवांटेजेस एंड कॉन्स को बोला जाता है डिसएडवांटेजेस। सो देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव का एडवांटेज क्या है और फिर अपन देखेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये एक तरीके से पॉपुलेशन के ऊपर चेक रखता है और ये पॉपुलेशन को क्या करता है, कंट्रोल करने में मदद करता है। कई बार क्या होता है, कई कपल्स ऐसे होते हैं जो कैजुअल सेक्स करते हैं या कैजुअल इंटरकोर्स करते हैं, बट कैजुअल इंटरकोर्स करने के चक्कर में फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और इन केसेस में क्या होता है, इन केसेस में ऐसा होता है कि वो भले ही चाहते नहीं थे बेबी, बट कैजुअल सेक्स के कारण क्या हो गया, वो बेबी हो गया या प्रेगनेंसी हो गई। सो अगर अपन इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है अपने पास कॉन्ट्रासेप्टिव का कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन पे एक अच्छा चेक रहेगा, एक अच्छा कंट्रोल रहेगा। इससे क्या होगा, अगर कोई कपल कैजुअल सेक्स भी कर रहे हैं और बेबी हो गया, अगर मान लो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, सो वो लोग सोचते हैं फिर कि नहीं यार अब बेबी रख लेना चाहिए, और वो लोग फिर जबरदस्ती दे कंटिन्यू देयर प्रेगनेंसी। बट अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर रहे हैं तो इससे पॉपुलेशन पे बहुत अच्छा चेक रखा जा सकता है और पॉपुलेशन पे एक बहुत अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा अपना ये है कि कई बार कपल्स जो रहते हैं वो अनप्रोटेक्टेड कैजुअल सेक्स करते हैं और वो अनप्रोटेक्टेड होता है। कई बार कैजुअल सेक्स के चक्कर में बेबीज हो जाते हैं। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए दिस कॉन्ट्रासेप्टिव इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पुटिंग अ चेक ओवर पॉपुलेशन, ताकि अपन पॉपुलेशन पे एक चेक रख सके, कंट्रोल रख सके पॉपुलेशन पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या प्रिवेंट कर सके, अनप्रोटेक्टेड कैजुअल सेक्स को प्रिवेंट कर सके। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स।
अब इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने की वजह से कई बार क्या होता है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति में नौसिया हो जाता है, उसे नौसिया होता है। नौसिया का मतलब होता है, हिंदी में नौसिया का मतलब होता है जी मचलने लगता है। सो नौसिया देखा जा सकता है। इफ somebody is using contraceptive methods then nausea, that person will suffer from nausea, उसे नौसिया हो सकता है। दूसरा, इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मेनली फीमेल्स में लोअर एब्डोमिन पेन हो सकता है। फिर इसके बाद इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब मेंस्ट्रुएशन के टाइमिंग आगे पीछे हो जाएंगे, कभी भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होंगी, इरेगुलर पैटर्न देखा जाएगा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। इसीलिए पता है, और ये जो है ये हर केसेस में नहीं होता है, ये बहुत रेयरली किसी केसेस में देखे जाते हैं, बट मेनली अगर अपन बात करें सो देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल रखो, पॉपुलेशन के ऊपर चेक रखो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से प्रिवेंट करो, तो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस में नौसिया आ सकता है, जी मचलना, थोड़ा एब्डोमिनल पेन, फीमेल्स में एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन, और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इरेगुलरिटीज देखी जा सकती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज। देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज का मतलब क्या होता है। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि एम्ब्रियो को पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं करने देना और उसके पहले ही उसे मार देना। दिस इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज। इसे पता है इंटेंशनल या फिर इसे वॉलंटरी या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसका एक ही रीजन होता है कि अगर कोई चाइल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ अगर उसका बर्थ हो रहा है, या फिर बच्चे या मां में से किसी को प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, दोनों की लाइफ डेंजर में है या किसी एक की लाइफ डेंजर में, तो इन सब केसेस में क्या किया जा सकता है, एमटीपी किया जा सकता है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज। यहां पे एम्ब्रियो को पूरी तरीके से डेवलप नहीं होने दिया जाता है और डेवलपमेंट के पहले ही उसे मार दिया जाता है। इस प्रोसेस को इंटेंशनल बोला जाता है। इंटेंशनल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स के सहमति से होता है और अपना खुद का इंटेंशन रहता है इसमें। क्योंकि अगर कोई चाइल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ उसका बर्थ हो रहा है, तो उससे अच्छा यही है कि अपन उसे बर्थ ही ना होने दे। अगर वो क्योर नहीं हो पा रही है जेनेटिक डिसऑर्डर, तो इसे वॉलंटरी कह सकते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स के और डॉक्टर्स के बोलने के बाद ही होता है ये, और इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी इसे बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स की, सो 45 to 50 मिलियन एमटीपी हर साल देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया में। 45 से 50 मिलियन एमटीपी हर साल होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर टोटल प्रेगनेंसीज हो रही है, उन टोटल प्रेगनेंसीज में से 1/5 प्रेगनेंसीज को एमटीपी के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, मतलब उन्हें अवॉइड कर दिया जाता है। इसका मतलब अगर ये कि 100% फीमेल्स अगर प्रेग्नेंट है, तो उनमें से 20% फीमेल्स को एमटीपी के थ्रू इनके बेबीज को या फिर एम्ब्रियोज को डिस्ट्रॉय किया जाता है। और करने का भी एक वैलिड रीजन होता है, जस्ट बिकॉज, ताकि वहां पे मदर की हेल्थ अच्छी हो या फिटस की हेल्थ बराबर हो, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हो। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो इंडिया में ये लीगलाइज हुआ था 1971 में, और इसे लीगलाइज करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे। क्या इंपॉर्टेंट रीजन थे, कि अगर कोई रेप केसेस हो जाते हैं तो उन रेप केसेस में अपन एमटीपी का यूज कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर ये फैटल है, अगर ये जानलेवा है मां के लिए या फिर बेबी के लिए, अगर ये फैटल है किसके लिए, मदर के लिए या फिर बेबी के लिए, अगर ये फैटल है तब इसे अपन यूज कर सकते हैं, एमटीपी को यूज कर सकते हैं अपन। या फिर अगर किसी कपल ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, तब अपन एमटीपी का यूज कर सकते हैं। इंडिया में लीगलाइज करने का पर्पस सिर्फ ये था कि रेप से बचा जा सके, कि अगर कोई विक्टिम है जिसके साथ रेप हुआ है, तो अपन इसे एमटीपी का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये फैटल, अगर मां के लिए या बच्चे के लिए फैटल है तब इसे यूज कर सकते हैं। और अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है अगर कपल ने, तब इसे अपन यूज कर सकते हैं और इसे अबॉर्शन करवा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद। अपन ने देखा था कि प्रेगनेंसीज को अपन ने 3 अलग अलग ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्टिंग के 3 मंथ होते हैं,
सो स्टार्टिंग के 3 मंथ में इस एमटीपी को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, को बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इससे मां को कोई दिक्कत नहीं होता है और बहुत इजीली अबॉर्शन की प्रोसेस हो जाती है। सो ये इट इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये रिस्कियर हो सकता है या फिर थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। इससे शायद मदर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर अपन ये एमटीपी करे सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर बोले तो ये होते हैं 3 मंथ टू 6 मंथ वाला पीरियड, 3 to 6 मंथ वाला पीरियड। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है इसमें तो अपन सोच भी नहीं सकते एमटीपी करने का। अगर एमटीपी किया तो गारंटीड मदर को प्रॉब्लम हो सकती है या फिर मदर की जान जा सकती है। सो एमटीपीज के बारे में बात करें, सो दीज आर इंटेंशनल और वॉलंटरी और इंड्यूस अबॉर्शन। हर साल 45 to 50 मिलियन एमटीपीज देखे जाते हैं। बोले तो अगर 100% प्रेगनेंसीज है तो 20% तो एमटीपी के थ्रू अबॉर्शन कर देते हैं, जस्ट बिकॉज या तो बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर या वो फैटल हो गया है, मां के लिए फैटल हो गया, बच्चे के लिए फैटल हो गया, तभी किया जा सकता है। इंडिया में लीगलाइज किया था 1971 में। लीगलाइज करने के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे कि रेप केसेस में इसका यूज कर सकते हैं अपन, फैटल अगर ये मां के लिए बच्चे के लिए हानिकारक है तब इसका यूज कर सकते हैं, या फिर अगर किसी कपल ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, वो चाहता है खुद से अबॉर्शन, तो इसका यूज करवा सकते हैं अपन। फिर इसके बाद ये सेफ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के वक्त, रिस्कियर या हार्मफुल होता है सेकंड ट्राइमेस्टर के वक्त, और थर्ड ट्राइमेस्टर बोले तो 6 से 9 मंथ के पीरियड में तो अपन इसका करवाने का सोच भी नहीं सकते। फिर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ध्यान से सुनोगे और समझोगे तुम लोग। क्या होता है, कई बार कई अनक्वालिफाइड क्वैक्स जो होते हैं, अनक्वालिफाइड क्वैक्स उनको बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसे डॉक्टर्स को बोल रहे हैं जिन्हें अपन झोला छाप डॉक्टर बोल सकते हैं। भाई उन लोगों ने डिग्री विग्री की नहीं कहीं से, किसी भी कपल को जबरदस्ती कुछ भी रिकमेंड कर रहे हैं। वो 6 मान लो थर्ड ट्राइमेस्टर में किसी कपल को रिकमेंड कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम लोग अबॉर्शन करवा लो या मैं करके देता हूं। ऐसे में ये इलीगल माना जाता है, ऐसे में बच्चे या मां को दिक्कत हो सकती है। सो इलीगली परफॉर्म्ड बाय अनक्वालिफाइड क्रैक्स, इसका यही दिक्कत है कि कई बार ये कुछ इलीगल तरीके से भी परफॉर्म किया जा सकता है। सो इससे बचना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई इलीगली ये एमटीपी का यूज ना करे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस एमटीपी का कभी भी यूज नहीं किया जाना चाहिए एमनियोसिंथेसिस के लिए। एमनियोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अपन पता कर सकते हैं, जिसके थ्रू अपन पर्टिकुलरली पता कर सकते हैं कि जो फीटस है वो मेल फीटस है या फिर वो फीमेल फीटस है। जनरली पहले क्या होता था, लोग बाग एमनियोसिंथेसिस का गलत उपयोग करते थे। वो लोग क्या करते थे, एमनियोसिंथेसिस का पता है पर्टिकुलरली यूज किया जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर पता करने के लिए कि क्या बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या वो बराबर है या नहीं है। इस चीज के लिए एमनियोसिंथेसिस बनाया गया था। और एमनियोसिंथेसिस से एक और चीज पता चल जाती थी अपने को कि फीटस जो है वो मेल फीटस है या फिर फीमेल फीटस है। बट इसका लोगों ने इंडिया में गलत उपयोग करना चालू कर दिया। इन लोग क्या करते थे, एमनियोसिंथेसिस से पता कर लेते थे कि बच्चा कौन सा है। अगर उनको लगा मेल है तो मेल को फिर कैरी करते थे और प्रेगनेंसीज के थ्रू मेल को निकाल लेते थे पार्चुरेशन के टाइम पे। बट अगर उनको पता चला कि बच्चा जो है वो फीटस जो है वो फीमेल चाइल्ड है, तो ये लोग क्या करते थे, तब ये लोग अबॉर्शन करवा देते थे। आज ये इंडिया में स्ट्रिक्टली बैन है, एमनियोसिंथेसिस इंडिया में स्ट्रिक्टली बैन है। अगर कोई भी इस प्रोसेस को करवाते हुए पकड़ाया जाता है तो उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स मिलती है। सो एमनियोसिंथेसिस से बैन है आज इंडिया में, और इसी से इंडिया को अवॉइड करने का एक चीज है कि एमनियोसिंथेसिस को अगर अपन अवॉइड करे इस एमटीपी में तो ये अच्छा होगा, क्योंकि अपने को पता है कि सोसाइटी में मेल और फीमेल दोनों का एक इंपॉर्टेंट रोल है, एंड वी नीड टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एज वेल एज टू फीमेल्स। इसीलिए बस दिक्कत पता है क्या थी, एमटीपी की दिक्कत इधर आ रही थी, ये 2 पॉइंट्स में दिक्कत आ रही थी। लोग बाग इसका गलत उपयोग कर रहे थे, एमनियोसिंथेसिस करके ये लोग पता कर लेते मेल है या फीमेल है और ऐसे में बच्चे मार देते थे ये लोग। और दूसरा इसका रीजन क्या था, दूसरा ये था कि कुछ अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स, ये लोग क्या करते थे, ये लोग झोले छाप डॉक्टर लोग, ये लोग क्या करते थे, कपल्स को ये लोग रिकमेंड करते थे कि हाँ भाई तुम लोग कर लो, थर्ड ट्राइमेस्टर में कर लो, ऐसे में बच्चे या मां को दिक्कत नहीं होंगी, ऐसा करके वो लोग रिकमेंड करते थे। बट दिस इज वेरी इलीगल इन आवर कंट्री। फिर इसके बारे में अगर अपन बात करें तो पता है इसमें इसी चीज को ध्यान में रख के इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट निकाला 2017 में। दिस इज न्यू, एक नया आर्टिकल तुम्हारे बुक में छपा हुआ है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या बोला है डॉक्टर ने कहा है कि जो नया मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट है जो 2017 में गवर्नमेंट ने अपने जीओआई ने रिलीज किया है,
GOI मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अपना बताया है, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक के कोई भी कपल एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट लेके नहीं आता है या फिर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से एडवाइस नहीं लेता है, तब तक के वो MTP नहीं कर सकता। इसमें क्या बताया इन लोगों ने बताया कि अगर वो फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर अबॉर्शन करवाना चाहते हैं, जो सेफ होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर वो अबॉर्शन करवाना चाहते हैं, तो उनको एक अच्छे प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट चाहिए। अगर अच्छे प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये इलीगल माना जाएगा और इसको ध्यान रखते हुए उन्हें पनिशमेंट दिया जा सकता है। और दूसरी चीज, अगर वो कपल चाहता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो अपने अबॉर्शन करे, सो इस केस में उनको सबसे पहले उस प्रैक्टिशनर की बातों को समझना पड़ेगा, उसको पहले उनसे सलाह लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिशनर से पूछना पड़ेगा, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि क्या ये रिस्कियर तो नहीं है, क्या इससे फीमेल या मदर्स को कोई रिस्क तो नहीं है। तब जाके अगर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ इट इज नॉट रिस्कियर, ये कर सकते हैं अच्छे से, तो इसे करवाया जा सकता है। अदरवाइज अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में इट इज इम्पॉसिबल, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में भी इसे नहीं किया जा सकता। अमेंडमेंट एक्ट जो 2017 में अपने भारत की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, इस फैक्ट के अकॉर्डिंग, सिर्फ वो लोग इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो ये बताना चाहते थे कि अगर किसी को भी MTP करना है तो उसे एक अच्छे प्रैक्टिशनर की एडवाइस लेनी पड़ेगी और एक अच्छे प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर उसके पास वो रिपोर्ट नहीं है तो वो कभी भी MTP नहीं कर सकता। एंड दिस इज व्हाट वी स्टडीड अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है STIs। नाउ STI मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, या फिर सेक्सुअली, यहाँ पे आई लिखा है तो आई अपन बोल सकते हैं इन्फेक्शंस। जनरली पता है पहले शब्द यूज करते थे STD, पहले शब्द यूज करते थे STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, बट अब इस शब्द को चेंज कर दिया, इसे बोल दिया अब STIs। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। नाम से ही अपने को सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि ये ऐसे इन्फेक्शंस है जो कब होंगे, जब कोई भी दो कपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे। अपन लिख सकते हैं STIs होते क्यों है, क्योंकि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से STIs होते हैं। इन STI को वेनेरल डिसीज भी बोला जाता है या फिर इन्हें बोला जाता है RTI, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये याद रखना पड़ेगा। STI का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से। इसका दूसरा नाम है जिसे अपन वेनेरल डिसीज भी बोल सकते हैं, और एक और शब्द अपन इसके लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज RTI, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब अगर मैं बात करूं STIs के बारे में, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो STIs के अंदर आती है। अब कौन सी बीमारी, चलो अपन इन बीमारियों को पढ़ते हैं। सबसे पहली बीमारी जिसे बोला जाता है गोनोरिया, पहली बीमारी है गोनोरिया। फिर इसके बाद है सिफेलिस, फिर एक है जेनिटल हर्प्स, क्लैमिडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और HIV। ये सब कुछ बीमारियां हैं जो STI के वजह से एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को हो सकती है। अगर वो पर्सन सही तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो ये कुछ बीमारी होती है जिनके वजह से क्या होगा, एक इन्फेक्टेड पर्सन से ये बीमारी नॉर्मल पर्सन को हो जाएगी। इनमें से अगर मैं बात करूं तो हेपेटाइटिस बी और HIV, ये दोनों जो है, ये दोनों मोस्ट हार्मफुल डिसीज है। इन सारी डिसीजेस में से ये जितना भी अपन ने नाम लिखा है, ये सब बीमारियों के नाम है। गोनोरिया, सिफेलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लैमिडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, HIV, ये सारी की सारी बीमारी। इन सब बीमारी में से अगर अपन बात करें तो ये हेपेटाइटिस बी और HIV ये सबसे ज्यादा फैटल डिसीज है। इन्हें हार्मफुल डिसीज बोल सकते हो, मोस्ट हार्मफुल बोल सकते हो, या फिर तुम लोग इन्हें फैटल डिसीज भी कह सकते हो। और एक और की अगर मैं बात करूं तो एक और फैटल डिसीज है जिसका नाम है जेनिटल हर्प्स। तुम लोग याद कैसे रखोगे, फैटल डिसीजेस याद कैसे रखोगे, तो हेपेटाइटिस बी, HIV और जेनिटल हर्प्स, इसे तुम लोग याद रख लो 3D की मदद से। 3D की मदद से याद रख लो, सॉरी 3D नहीं, इसे अपन याद रख सकते हैं 3H की मदद से। कैसे 3H? तो देखो, एक हो गया तुम्हारा हेपेटाइटिस बी, ये आ गया एक H, दूसरा H आ गया तुम्हारा HIV, ये दूसरा H, और तीसरा H आ गया जेनिटल हर्प्स। 3H याद रख लो। ये 3H कैसे? तो ये सारे के सारे फैटल डिसीज है, जानलेवा बीमारी है, या फिर तुम लोग बोल सकते हैं सबसे ज्यादा हार्मफुल डिसीज है। अगर हेपेटाइटिस बी और HIV की बात करो तो ये स्पेशली निडल्स के थ्रू फैल सकती है। कई बार क्या होता है, कई ड्रग एब्यूजर्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन लोग इंजेक्शन लिया, उन लोगों ने ड्रग लिया,
अब अगर एक अफेक्टेड पर्सन ने अब भी ड्रग लिया किसी इंजेक्शन के थ्रू, अगर उस इंजेक्शन का निडल चेंज नहीं किया और नॉर्मल पर्सन ने उस इंजेक्शन के थ्रू क्या कर लिया, ड्रग ले लिया, तो क्या होगा, उसे ये बीमारी हो सकती है हेपेटाइटिस बी, एचआईवी या जेनेटल हर्प्स। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो सकती है किसी नॉर्मल पर्सन को, इन्फेक्टेड पर्सन से, और मदर से बेबी को हो सकती है। अगर मदर को ये कोई बीमारी है तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बेबी को ये बीमारी होने के। सो ऑल दीज डिसीजेस कम अंडर एसटीआई। ये सारी की सारी बीमारी एसटीआई के अंदर आती है। फिर कई लोगों को ये बीमारी अगर नहीं हो रही है तो कुछ लोगों को माइनर सिम्टम्स देखे जाते हैं। क्या क्या माइनर सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, तो ईचिंग हो सकती है, पेल्विस रीजन में ईचिंग हो सकती है। जनरली पता है क्या होता है, लोग बाग क्या सोचते हैं, ये माइनर सिम्टम्स को ये लोग ध्यान में नहीं रखते। इनको लगता है कि शायद मेंस्ट्रुएशन के कारण ये ईचिंग हो रही है, सो इस पे ये ध्यान नहीं देते हैं। बट ईचिंग भी एक माइनर सिम्टम है जो इनिशियली माइनर हो सकता है, कम हो सकता है, बट बाद में आगे चल के ये मेजर बनने में इनको टाइम नहीं लगेगा। सो माइनर सिम्टम्स में ईचिंग आती है, ईचिंग को खुजली बोल सकते हैं अपन। सो ईचिंग होती है। फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड डिस्चार्ज भी फीमेल्स को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको लगता है कि फ्लूइड, जब भी फ्लूइड डिस्चार्ज होता है तो उनको लगता है कि शायद मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है। सो ये फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है माइनर सिम्टम्स में। अगला हो सकता है स्वेलिंग, पेल्विस रीजन में स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, और कुछ बीमारी तो ऐसी होती है जो असिम्टोमेटिक होती है। असिम्टोमेटिक का मतलब यहाँ पे ये है कि उस बीमारियों में सिम्टम्स ही नहीं दिखते, पता ही नहीं चलता है बॉडी में वो है, पैथोजन है, बॉडी में बीमारी भी है, बट सिम्टम्स नहीं दिखते। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये सब तो माइनर सिम्टम्स है अपने, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग, पेन, असिम्टोमेटिक, ये सब दीज आर माइनर सिम्टम्स। बट ये माइनर सिम्टम्स को कॉम्प्लिकेशंस बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाके इनका इलाज ना करवाए तो। मैं इससे पहले 10 बार तुम लोगों को बता चुका हूं, या मैं कई बार ये बात कर चुका हूं कि अगर किसी भी बीमारी को अपन अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं तो उसे अपन कब अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, उसे अपन तभी अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं जब अपन उसके अर्ली स्टेज पे काम कर रहे हो। अगर अपन उस बीमारी के लास्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो उस बीमारी को ट्रीट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा अपने लिए, क्योंकि वो पैथोजन अपने बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे और वो बहुत सारा इन्फेक्शन कर चुके होंगे। इसीलिए किसी भी बीमारी को अगर अपने को ट्रीट करना है तो अर्ली स्टेज में ट्रीट करना इज वेरी वेरी गुड। तो अगर कोई माइनर सिम्टम दिखते तभी डॉक्टर के पास चल जाओ और इसका ट्रीटमेंट करवा लो तो बहुत जल्दी ये डिसीजेस ठीक हो जाएंगी। बट अगर माइनर सिम्टम दिख रहे हैं और फिर भी अपन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तो आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस होने के बहुत चांसेस है। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब अब यहाँ पे ये है कि अब ये माइनर सिम्टम्स नहीं रहेंगे, अब ये माइनर से मेजर सिम्टम बन जाएंगे और बहुत बेकार और भारी सिम्टम्स हो जाएंगे। देखो अब कॉम्प्लिकेशंस में पता है क्या होगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, मतलब पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, बहुत भारी सूजन हो जाएगा और बहुत सारा पेन होगा, इसे पीटीडी भी बोला जाता है। फिर इसके बाद कई बार तो ऐसा होता है कि अगर किसी को ये सब बीमारी है, ये सब सिम्टम्स है, तो उन लोग को बच्चा नहीं रखने दिया जाता है, उन लोग को अबॉर्शन करवा दिया जाता है। फिर इसके बाद होता है अगली कंडीशन इसमें ये हो सकती है स्टिल बर्थ। इसका मतलब अगर कोई पर्सन में से कोई बीमारी से जूझ रहा है, उनको ये बीमारी है, तो उनको स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब ये कि बच्चा हो तो जाएगा उनको, बट वो बच्चा कैसा रहेगा, उसकी लाइफ नहीं रहेगी, वो मरा हुआ बच्चा रहेगा। बच्चा बर्थ हो जाएगा बच्चे का, बट दैट बेबी विल हैव नो लाइफ, उसकी लाइफ नहीं रहेगी। फिर इसके बाद अगला होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि इम्प्लांटेशन यूटेरस में नहीं होगा, यूटेरस के अलावा कहीं पे भी इम्प्लांटेशन होगा। सो इसमें भी दिक्कत है भाई, जबकि अपन सबको पता है कि इम्प्लांटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे ब्लास्टोसिस्ट आके यूटेराइन पे इम्प्लांट होता है। अगर वो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट यूटेराइन वॉल पे नहीं हो रहा है, यूटेरस को छोड़ के कहीं और इम्प्लांट हो रहा है, तो ऐसे में दिक्कत है, ऐसे में फीमेल्स को प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसे बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। ऐसे केसेस में फिर सर्जरी वगैरह करनी पड़ती है। इनफर्टिलिटी हो सकती है किसी व्यक्ति को, अगर वो एसटीआई का ध्यान नहीं रखता है, ये सब माइनर और मेजर सिम्टम्स का ध्यान नहीं रखता है तो। और कई लोगों को कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। सो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति में ये माइनर सिम्टम्स दिख रहे हैं, सो उसी वक्त डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाके माइनर सिम्टम्स बताओ तो डॉक्टर जल्दी इसे ट्रीट कर देगा और अपन ठीक हो जाएंगे। बट अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाता है तो ये माइनर सिम्टम आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस बन जाएंगे और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी एक और चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे, कई लोग होते हैं जो ये एसटीआईज को डॉक्टर्स को बताने में शर्माते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार ये कैसे बताएंगे डॉक्टर को, कैसे इसे शेयर करेंगे, बट दिस इज वेरी रॉन्ग।
अगर अपन लोग डॉक्टर को सही तरीके से प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे या सही तरीके से सिम्टम्स और डिसीजेस के बारे में नहीं बताएंगे तो वो अपने को सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे माइनर सिम्टम जब भी दिखता है तभी डॉक्टर के पास जाओ तो अपना काम हो जाएगा, नहीं तो ये आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस बनाने वाले हैं। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा एसटीआई की जो प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर वेनेरल डिसीज या फिर आरटीआई की जो प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा 15 से 14 ईयर के लोगों को देखी जाती है, क्योंकि यही वो एज है जिसमें लोग बाग सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। इसीलिए 15 to 24 ईयर्स के लोगों में ये सबसे ज्यादा एसटीआई देखा जाता है। फिर इसमें अगर मैं बात करूं इसे अपन अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो ये सब मैंने लिखा है कि अपन इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं एसटीआई को। हाउ कैन वी अवॉइड एसटीआईज? तो एसटीआई को अपन अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर किसी पर्सन के मल्टीपल सेक्स पार्टनर है या अननोन सेक्स पार्टनर है तो उसे उसको अवॉइड करना चाहिए कि नहीं भाई मल्टीपल सेक्स पार्टनर है तो अवॉइड करो, या फिर अननोन सेक्स पार्टनर है तो उसे भी अवॉइड करो। सो वी कैन अवॉइड ऑल दिस डिसीज बाय अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर्स एज वेल एज मल्टीपल पार्टनर्स। फिर इसके बाद अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई कपल्स बैरियर्स का यूज कर रहे हैं, बोले तो ये अगर कॉन्डम्स का यूज कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में वो बहुत ज्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि अगर बैरियर्स प्रेजेंट रहेंगे तो बैरियर्स के वजह से एसटीआई के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये एसटीआई प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि ये बैरियर्स वहां पे एसटीआई से प्रोटेक्ट करके रखते हैं उन कपल्स को। सो यूज ऑफ कॉन्डम इज वेरी 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 एसेंशियल। देखो ये सब मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि एसटीआई से अपन कैसे बच सकते हैं। पहली चीज कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स को अवॉइड करो या फिर अननोन पार्टनर से सेक्स अवॉइड करो। दूसरी चीज कि यहाँ पे कॉन्डम्स का यूज करो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर भाई किसी भी व्यक्ति को डाउट है कि नहीं उसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है, सॉरी जेनेटिक नहीं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो गया है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो गया है, तो उस व्यक्ति को डाउट में नहीं रहना चाहिए, पटाखने से उठना चाहिए और उठ के जाना चाहिए क्वालिफाइड डॉक्टर के पास। अगर वो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएगा तो क्वालिफाइड डॉक्टर उसे सही तरीके से ट्रीटमेंट देगा और जब उसको अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो वो अपनी बीमारी को ठीक कर पाएगा। सो ये था पूरा अपना एसटीआई के बारे में कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, तो ये मेनली होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से। ये सब बीमारियां हैं जो इसके वजह से हो सकती है। सबसे फैटल बीमारी अपन ने देखा यहाँ पे 3H कौन से थे, एक था हेपेटाइटिस बी, एक था HIV और एक था जेनिटल हॉप्स। ये 3 ऐसी बीमारी जो सबसे डेंजरस है, सबसे फैटल डिसीज है। फैटल डिसीज का मतलब होता है जानलेवा बीमारी। और फिर इसके बाद अपन ने माइनर सिम्टम्स देखा, यही माइनर सिम्टम्स को ठीक नहीं किया जाए तो ये कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं। और फाइनली अपन ने देखा कि ये सबसे ज्यादा होता है 15 से 24 साल के लोगों में, और इसे किस तरीके से अवॉइड करते हैं वो भी अपन ने यहाँ पे देख लिया है।